बीजेपी की क्या रणनीति रही, बीजेपी ने कैसे। सबसे बड़ी रणनीति तो रही कि अपने आप को बंगाल का ही साबित करना। हाँ। ये जो हमेशा ये एक प्लैंक लाया जाता था कि ये तो बाहर के लोग हैं, उसको कैसे काउंटर किया गया, जरा वो देखिए। तो मां माटी मानुष और मोदी, तो नेशनल से लोकल रणनीति बनाई बीजेपी ने इस बार। कैसे आप देखिए, टीएमसी के बाहरी बनाम लोकल नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश की गई। केंद्रीय नेताओं के साथ साथ स्थानीय नेताओं को भी महत्व दिया गया, उनको भी पोर्ट्रे किया गया। ये बात और है कि सीएम फेस के तौर पर किसी को नहीं रखा गया। और पीएम मोदी ने बंगाल में 21 रैलियां और 3 रोड शो किए, पूरा जोर लगाया, झालमुड़ी खाई, वहां हुगली नदी में फोटोग्राफी की और तमाम कोशिश की वहां के लोगों से कनेक्ट। नौका विहार भी किया और झालमुड़ी तो खैर सबके दिमाग में अंकित है। गृहमंत्री की बंगाल में 20 रैलियां और 11 रोड शो रहे, इन्होंने भी उतनी पूरी ताकत लगाकर हर रोड शो में और रैली में कहा उल्टा लटका दूंगा अगर तुमने कुछ गलत करने की कोशिश की, उल्टा लटकाकर सीधा कर दूंगा। और गृहमंत्री ने सेंट्रल वॉर रूम से चुनाव इंजन को फुल स्पीड पर रखा, यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। तो ये लोग नेशनल से लोकल नेताओं के भी 500 से ज्यादा छोटे बड़े कार्यक्रम, सिर्फ मोदी और शाह ने जोर नहीं लगाया, स्थानीय नेताओं ने भी पूरा, और यही सिनर्जी काम आई। शुभेंदु अधिकारी ने 60 और दिलीप घोष ने 40 सभाएं की। और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने 30 सभाएं की। तो ये तमाम जो नेता थे उनको पूरा यहां पर। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है, जोरहाट से गौरव गोगोई के हारने की खबर है। दिखाइए, असम के जोरहाट से गौरव गोगोई हारे। बड़ी खबर आ गई है। तो जिनके नेतृत्व में असम में चुनाव लड़ा जा रहा था वही हार गए। असम के जोरहाट से गौरव गोगोई हारे हैं, बीजेपी उम्मीदवार से 23,000 वोट से हारे। जोरहाट से बीजेपी के हितेंद्र गोस्वामी जीते। तो असम में वैसे भी कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस के गठबंधन का प्रदर्शन बहुत रिएक्शन जरूर लेना चाहिए, आप बहुत खराब रहा है। सरल पटेल हैं क्या हमारे साथ, अगर आप बताएं तो। सरल पटेल जी, अभी आप गौरव गोगोई की बात कर रहे थे, वो तो खुद हार गए। ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि पार्टी को ड्राइंग बोर्ड पे जाना चाहिए। हमारी स्ट्रेटेजी में क्या कमी रही, हमारे हमने कैंपेन किया उसमें क्या कमी रही, और इसका सीट बाय सीट एनालिसिस करके, क्योंकि ये अभी मेरा उस पे कमेंट करना काफी प्रिलिमिनरी होगा, लेकिन बिल्कुल लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि हम आसाम की जनता के लिए लड़ते रहेंगे एज अ प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी। हम वो लड़ते रहेंगे, ठीक है, लेकिन अरविंद जी, गौरव गोगोई हार गए। कांग्रेस का प्रदर्शन चाहे पश्चिम बंगाल हो या असम में, इसका विश्लेषण कैसे करेंगे आप? देखिए, कांग्रेस संगठन के स्तर पर कितना कमजोर रही और आपस में संवाद की क्या कमी रही, ये चुनाव के बाद का नहीं, चुनाव के पहले ही बहुत साफ होने लगा। एक से एक बड़े नेता खिसक के जाने लगे और नाराजगी की एक बड़ी वजह खुद गौरव गोगोई हैं कि इनके कामकाज को लेके काफ़ी नाराजगी थी। तो संभव है कि इसमें लोगों की नाराजगी तो हो, संगठन की नाराजगी भी एक फैक्टर रही हो, और हार में तो निश्चित रूप से लोगों की नाराजगी से ज़्यादा संगठन फैक्टर रहा है मेरे ख्याल से। पुष्पेश पंत सर, आप यार बीजेपी थी, कांग्रेस मेरे ख्याल उतने ही बिखरे ढंग से चुनाव में गई। कांग्रेस ने बिखरे ढंग से चुनाव लड़ा है, उसकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी नहीं रही। क्या वहां पर लोगों की नाराजगी के साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी खुद संगठन के अंदर हो गई थी उन चेहरों के खिलाफ जो वहां लीड कर रहे थे? पुष्पेश जी, आपको भी यही दिखाई दे रहा है, कोई और बड़ा कारण है? पुष्पेश जी देखिए, मुझे लगता है ये है कि सभी चीज़ें कांग्रेस के खिलाफ गई हैं, और इस कारण गई हैं उसका शीर्ष शिखर नेतृत्व है, जिसके मूर्तिमान स्वरूप राहुल गांधी जी हैं। वो उनसे वो शुरू होती है गंगोत्री, और सागर संगम तक पहुंचते पहुंचते गंगा प्रदूषित हो जाती है कांग्रेस की बुरी तरह से। तो मेरे ख्याल में संगठन का अभाव है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कार्यकर्ता नहीं है तो कौन जिम्मेदार है? जनता के को अगर अपने साथ नहीं दे सकते हैं, आज जैसे किसी ने आज टिप्पणी की थी, आज कहाँ है उनका चेहरा, दिख ही नहीं रहा है कहीं। बाद में वो कुछ करते नजर आएंगे। अगली एकला चलो रे तो बंगाली गीत है ना, वो गाते रहेंगे। चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि वो चुनावी वैतरणी जिसको पार करना है वो ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे ही वो समुद्र की तरफ जा रही है प्रदूषित होने लगी। संतोष राय जी, वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है, ममता की हार ओपोजिशन के लिए एक अच्छी खबर है। बेसिकली ओपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ा रोड़ा था जो ममता का ईगो, वो कहीं ना कहीं आज सेटल हो गया है। अरविंद केजरीवाल के बाद ममता, ये दो ऐसी बड़ी शख्सियतें थी जो ओपोजिशन की यूनिटी को डिफाइन करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक थी। मतलब अब पहले से ज्यादा यूनाइटेड होगा ओपोजिशन, आप ये कह रहे हैं? नहीं कहते, बट देयर इज अ ईज ऑफ अलायंस विद इन द ओपोजिशन। एक रोड़ा और हट जाए राहुल गांधी का तो फिर यूनाइट हो जाएगा। आप बहाने मैं कह सकता हूँ, आप जो कह रहे हैं
कि दो बड़े बहाने थे, दोनों बड़े बहाने इस बार खत्म हो। नहीं, आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि सिर्फ दो उस बड़े वजह से दिग्गज थे एकता हो जिन्होंने जाए कि बीजेपी मोदी के खिलाफ मजबूती से खड़े होकर विरोध किया, इंडिया ब्लॉक के दो मजबूत ब्लॉक थे, वो दोनों भी अब हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इंडिया ब्लॉक क्या कमजोर नहीं होगा इससे? नहीं, देखिए ये दिग्गज तो वही रहेंगे, ये इलेक्शन पॉलिटिक्स छोड़ के जा तो नहीं रहे, लेकिन चूंकि उनकी जो पोजीशन थी उस कारण से नेगोशिएशन में ओपोजिशन में देवर रोड ब्लॉक, तो ओपोजिशन के लिए ममता की हार एक अच्छी खबर नहीं, तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है। भारतीय जनता पार्टी अपने बूते भी सरकार बनाने की स्थिति में जहां आ जाती है, वहां भी अपने अलाइज को साथ में लेकर चलती है, मतलब और ज्यादा पावरफुल होने के बाद। और यहां आप कह रहे हैं यूनिटी वाला, ईज ऑफ यूनिटी तभी आती है जब दिग्गज हार जाते हैं। नहीं, बगैर एजेंडे के बीजेपी से नहीं लड़ा जा सकता। बीजेपी में पर्सनालिटी बहुत बड़ी हैं, लेकिन एजेंडा बहुत साफ है। अपोजिशन सिर्फ लोगों को जुटा के अगर लड़ना चाहे मोदी विरोध के नाम पे, तो वो कोई लड़ाई हो। ये आपने बड़ी क्लैरिटी वाली बात की है, लेकिन देखिए इसी बीच आप दिखाते हैं सीएम्स का रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हुआ और 5 राज्यों के सीएम इस चुनाव में आए हैं, जमीन पर उन्होंने चुनाव लड़ा है, और उनका क्या रिपोर्ट कार्ड है जल्दी से आपको दिखाते हैं। ये है सीएम का रिपोर्ट कार्ड। यहाँ वो सारे चेहरे जो इन 5 राज्यों में डिफेंडिंग चैंपियंस थे, और उनका क्या हाल चल रहा है। इसमें एक सीएम है जिनके बारे में बात कर रहे थे कि जो इंडिया ब्लॉक के एक बड़े ब्लॉक M.K. स्टालिन, वो पीछे चल रहे हैं। बाकी चाहे वो पुदुचेरी के सीएम हो एन रंगासामी या फिर पिनराई विजयन हो, जो कि अब सीएम रहेंगे, शायद नहीं रहे, जो वो भी आप, और उन्होंने अपने बायो से सीएम हटा भी दिया था लास्ट इवनिंग, वो भी आगे चल रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा जालूकबारी से आगे चल रहे हैं। ममता बनर्जी भी सीएम अब ना रहे भवानीपुर से, लेकिन ये भी फिलहाल अपनी सीट से आगे चल रही हैं। तो सीएम के चेहरे बदलेंगे, लेकिन इन्होंने 5 में से 4 यहां पर अपनी सीट पर आगे चलते दिख रहे हैं। और टॉलीवुड में वो चेहरे जो खासे चमकते रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और ममता कैबिनेट में कौन किस हालत में है, जरा वो भी देखिए। क्या एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त काम कर गई है। टीएमसी में ममता बनर्जी सबसे बड़ा चेहरा, वो भवानीपुर से आगे चल रही है, ये राहत की बात है। लेकिन फिर देखिए टीएमसी के उदयन गुहा दिनहाटा से पीछे, बुलुचिक बराइक माल से पीछे चल रहे हैं, मोहम्मद गुलाम रब्बानी गोलपोखर से आगे चल रहे हैं, अहमदाबाद से सत्यजीत बर्मन आगे हैं, विप्लव मित्रा हरिरामपुर से आगे हैं, सबीना यास्मीन सुजापुर से आगे, रघुनाथगंज अखरुज्जमान आगे हैं, लेकिन उज्जवल विश्वास कृष्णनगर दक्षिण से पीछे चल रहे हैं। अरूप विश्वास आगे चल रहे हैं टॉलीगंज से, कस्बा से अहमद जावेद खान आगे चल रहे हैं, दिलीप मंडल विष्णुपुर से आगे चल रहे हैं, लेकिन सागर से बंकिम चंद्र हाजरा पीछे हैं, रतिन घोष मध्यग्राम से आगे हैं, सुजीत बोस विधाननगर से पीछे हैं, ब्रत्या बसु दमदम से पीछे हैं, चंद्रमा भट्टाचार्य दमदम उत्तर से आगे हैं फिलहाल। और ये तो बंगाल में अभी हमने जो लिस्ट दिखाई है, इसमें कुछ और नेता भी हैं पश्चिम बंगाल की कैबिनेट मंत्री के, और जो अभी एक डेटा आया था दिनेश, 50-50 का आया था। 18 मंत्री आगे चल रहे थे, 18 पीछे चल रहे थे। अब ये पश्चिम बंगाल का अगर दल का बल देखें और स्ट्राइक रेट देखें, तो स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा यहां पर, जैसा कि अभी हमने कहा था 2/3, वो बीजेपी का दिखता है। 64.8, ऑलमोस्ट 65% का। 293 सीटों में से 190 पर जीत रहे हैं। एक डबल दिखाई दे रहा है, अगर आप देखें 32 के मुकाबले 64 दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो फिर यही अंतर लगभग आपको सीट्स के हिसाब से भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। सीट्स भी वही डबल दिखाई दे रही है। हाँ। और अब जरा यहां पर आइए, अगर आज लोकसभा चुनाव हो गए तो क्या स्थिति होगी इन सारी विधानसभा सीटों को, अगर आप अभी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से ट्रीट करना शुरू कर दें, जहां जहां पर जिस लोकसभा में जितनी विधानसभा सीटें हैं वहां पर जो पार्टी जितनी मजबूत दिखाई दे रही है उस हिसाब से आकलन करें, तो ये आपको कैसा दिखाई देगा। 2024 तो आपके सामने है ही, 42 सीटें हैं, यहां पर 12 भारतीय जनता पार्टी के पास थी और टीएमसी के पास 29 थी। लेकिन अभी अगर इसको एनालाइज करेंगे, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हिसाब से एनालाइज करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी आज अगर चुनाव हुए होते तो 31 सीटें जीतती और टीएमसी 11 सीटें जीतती। तो कुल मिलाकर यहां से एक अंदाजा आपको यह भी मिल रहा है कि सिर्फ राज्य के हिसाब से नहीं, संसद में भी आने वाले दिनों में इसके रिफ्लेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे।